दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल चेक को अगर सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। देखिए, मैं इतिहास का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने आपको खिलजी वंश को बताया है। देखिए, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी था, यानी उसका संस्थापक देखिए 70 वर्ष का होकर भी ख्वाजा ख्यूमर्स की हत्या करके यहाँ पर आता है शासन करने। फिर उसकी हत्या यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो उसका दामाद या भतीजा ही बोल सकते हैं हम लोग, तो वो उसकी हत्या कर देता है। फिर वहां पर शासन करने आता है फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी इसे डरा धमकाकर यानी कि यहाँ पर शासन करने आता है। यानी कि अब किसका शासन आया? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है 1296 में। देखिए, यह अपने चाचा को लकड़ी के ठीहे में 1296 में मारता है। उसके बाद यानी कि ये 1316 तक कार्य करता है। देखिए, पहले इसकी कहानी को थोड़ा मैं बता देता, फिर इसके बारे में लिखवाऊंगा। देखिए, ये जो 1296 है, 1296 में इसने लकड़ी के ठीहे यानी, चलिए मैं स्टार्टिंग से पूरी इसकी कहानी को बता देता हूँ। देखिए, ख्वाजा ख्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। तब वह उस समय जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 70 वर्ष का। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जलालुद्दीन खिलजी का भाई जो था शिहाबुद्दीन खिलजी, वो इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के जन्म के कुछ समय बाद शिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का लालन पालन किया। तो इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी जो था, यह जलालुद्दीन का एक तरह से भतीजा और एक तरह से दामाद भी लगता था। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह इसे जो यहाँ पर इलाहाबाद के निकट कड़ेमानिकपुर में इसे एक किला दिया था। किला का इसे एक सूबेदार बना दिया था। देखिए, जब सूबेदार बनाया तो ये उस समय, इसके पहले देखिए जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में यहाँ पर आक्रमण करने आता है। जब ये यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ से कुछ संपत्ति मिलते हैं, वो फिर ये यहाँ से चला जाता है। फिर वो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह पर जब ये आक्रमण करने गया तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी के साथ अलाउद्दीन खिलजी भी गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी पत्नी रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को देखता है तो ये उनपे मोहित हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो पद्मावती को यहाँ पर अपनी रानी बनाऊंगा। देखिए, ये पहले की बात है। देखिए, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जाता भी है युद्ध करने। देखिए, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इलाहाबाद के निकट जो है, देखिए उस समय इलाहाबाद ही बोला जाता था प्रयागराज को, तो इलाहाबाद के निकट कड़ेमानिकपुर में इसे देखिए एक किले का सूबेदार बनाए। तो उसके बाद देखिए, जब यहाँ पर ये शासन करने से पहले इसके ये दक्षिण भारत गया था आक्रमण करने। तो ये जलालुद्दीन खिलजी बोला कि तुम जाओ दक्षिण भारत में जाओ आक्रमण करने। तो अलाउद्दीन खिलजी वहां पर जब दक्षिण भारत में गया आक्रमण करने, तो यहाँ उस समय दक्षिण भारत में यहाँ पर यादव वंश चला था। तो उस समय यादव वंश का संस्थापक रामचंद्र यादव था। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला रामचंद्र यादव से कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो रामचंद्र यादव बोला कि तुम मुझसे युद्ध मत करो, तुम मुझसे जितनी भी संपत्ति लेना चाहते हो उतनी संपत्ति लेकर चले जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ रामचंद्र यादव के पास से कुछ संपत्ति को लेता है और जो कुछ संपत्ति अपने पास रखता है, यानी कड़ेमानिकपुर के किले में रखता है और कुछ संपत्ति अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को देता है। तो इसके मन में आता है कि क्यों ना मैं ही पूरी संपत्ति को रख लूं, मैं अपने चाचा को क्यों दूं। तो इसने इसी के कारण एक लकड़ी का ठीहा बनाया, जिसे हम लोग छत्रसाल भी बोल सकते हैं, लकड़ी का छत्रसाल। तो उसमें यानी कि उसमें लकड़ी ही लकड़ी बस गांजी रहती थी। तो उसमें इसने अपने चाचा के लिए बढ़िया मतलब रहने के लिए व्यवस्था किया कि जब उसमें इसके चाचा जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी तो वो एक लकड़ी खींच लेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसने वही किया। फिर यानी कि अपने चाचा को बुलाए, उस लकड़ी के छत्रसाल में भेजा कि जाइए चाचा आप उसमें सो जाइए। तो जब जलालुद्दीन खिलजी वहां पर गए सोने, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक लकड़ी खींच ली। एक लकड़ी खींचने की वजह से जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर सारी लकड़ियां गिर गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पर आता है फिरोज शाह खिलजी।
जो कि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो यहाँ पर वो शासन करने आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है, उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर शासन नहीं करोगे, तुम यहाँ से गद्दी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिरोज शाह खिलजी बोलता है कि तुम मुझे मारो मत, मैं यहाँ की राजगद्दी को छोड़ देता हूँ, बस तुम मुझे खाने और रहने की व्यवस्था दे दो। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ईस्वी तक यानी कि यहाँ पर शासन करता है। देखिए 70 वर्ष यानी कि जलालुद्दीन खिलजी था। अब जब यहाँ पर ये राजा बनता है तो दिल्ली की प्रजा देखिए, दिल्ली की प्रजा देखिए, बताता हूँ। दिल्ली की प्रजा जो थी इसके ऊपर विद्रोह बहुत मचा रही थी कि इसने अपने चाचा जिसने इसे बचपन से ही पाला उसको मार दिया और ये अपने भाई को जो चचेरे भाई को धमका कर यहाँ से राजगद्दी से हटा दिया। तो ये सोचा कि जब यहाँ के प्रजा इतने विद्रोह कर रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी कुछ सुविधाओं को लाऊं। तो देखिए इसने क्या किया, जब यहाँ पर विद्रोह बहुत हो रहा था तो इसने 4 अध्यादेश लाया। 4 अध्यादेश में देखिए पहला अध्यादेश था, उस समय में जितने भी जमीनें थी, जमीन यानी कि जो उसे पेंशन या नगद वेतन के रूप में मिली थी उसको इसने सरकारी करा लिया कि जब कोई जमीन जो जैसे अब जिसके पास अधिक जमीन थी उस समय जिसके अब तो पैसे के मामले में सब अमीर रहते हैं, उस समय खेत के यानी खेत बाड़ी भूमि के हिसाब से उस समय अमीरी और गरीबी थी। तो उस समय जो अमीर थे उनके पास कई बीघे खेत थे। तो इसने क्या किया कि जब खेत ले लिया तो अमीर भी उस समय यहाँ पर काम करने लगेंगे, तो यहाँ पर ये लोग विद्रोह नहीं करेंगे। तो ये पहला इसने काम किया। देखिए जो जिसके पास पर्सनल खुद का खेत था वो जैसे उसका 1/2 भाग अनाज उसे राजा को देना पड़ता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए ये इसलिए कराया था, देखिए जो 1/2 था यानी कि जिसके पास 2 बीघे जमीन है और वो उसके 2 बीघे जमीन है, उसका जितना अनाज हुआ अनाज में 1 बीघे वो राजा को देगा और 1 बीघे स्वयं के पास रखेगा। तो यहाँ पर ये हो गया पहला अध्यादेश ये हो गया। और दूसरे अध्यादेश में इसने गुप्तचर यानी कि अच्छे गुप्तचर जिसको हम लोग इस समय सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी की व्यवस्था इसने ही करवाई थी। इसलिए कि यानी कि ऐसे देखिए जो लोग अनाज देते थे, अनाज में जैसे अनाज देते थे बांटते समय यानी अगर कुछ कम देते, जैसे जब क्विंटल भर आता था यानी कि जैसे किसी 2 बीघे में मान लीजिए 50 क्विंटल आया, तो उसमें अगर पाव भर भी ये लोग जो तौलने वाला था वो अगर पाव भर भी अगर राशन कम देता, अनाज कम देता, तो उसके मांस यानी कि उसके शरीर के मांस को निकाल कर उसको बराबर किया जाता था। ये इसलिए करवाता था अगर ऐसा होगा तो यानी कि देश जो हमारे प्रजा होगी, प्रजा के अंदर लालच का भय नहीं होगा। तो देखिए ये इसने ये गुप्तचर यानी दूसरा अध्यादेश अच्छे गुप्तचर यानी सीआईडी हम लोग जिसे बोलते हैं उसकी व्यवस्था कराई। तीसरे में इसने धूम्रपान और जैसे नशापत्ती और धूम्रपान पर बैन लगवा दिए। और चौथे में यानी कि जो दावत थी, दावत पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया, यानी कि एक तरह हम लोग कर सकते हैं। इसने क्या कराया था, जैसे दावत होती तो दावत में सिर्फ एक लोग ही करके वहां पर दावत खाने जाते। ये इसलिए कराया था इसने कि अगर अधिक लोग जाएंगे तो वहां पर बैठकर कुछ गोल बनाएंगे, तो वहां पर ये विद्रोह के लिए हमारे जो मैं राजा बनाऊं इसके लिए ये लोग बातचीत करेंगे। और देखिए जो तीसरा था धूम्रपान था, देखिए मैंने आपको बताया अभी जो चौथा अध्यादेश बता दिया। देखिए जो तीसरा अध्यादेश था इसमें धूम्रपान और नशापत्ती के बारे में इसलिए बैन लगवाया था। जैसे देखिए अगर धूम्रपान कोई करने बैठा और नशापत्ती जब करने बैठता तो वो एक गोल में बैठता, अगर उस गोल में बैठता तो अगर वो धूम्रपान करते समय इसके अलाउद्दीन खिलजी के जो विवाद होते थे उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये लोग चर्चा करते, इसीलिए ये धूम्रपान भी बंद कर दिया। देखिए अब इसके बाद ये इतना जब कर लिया, देखिए ये 2 कर यानी टैक्स को चलाया था। पहला घरी कर, दूसरा चराई कर। देखिए घरी कर उसको उस कर को बोलते हैं जो उसका खुद का पर्सनल घर हो उस पर भी उसे टैक्स देना होता था। मतलब जैसे कि जैसे उस समय किसी का पर्सनल उसका लिखाया गया हुआ घर हो और उस पर उसे टैक्स देना पड़ता था। चराई कर यानी कि जैसे पशु थे जो वहां पर चरते थे, जो जिस घास को चरते थे उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और देखिए इसने सैन्य कैंटीन, जो सैन्य कैंटीन होती है उस व्यवस्था को इसने सबसे पहले चलवाया था। और इसने सैन्य के लिए जो सेना थी, सेनाओं के लिए इसने हुलिया को लिखवाना शुरू कराया था। जैसे
हुलिया में, यानी जैसे आपके जमाने में आधार कार्ड है, उस समय हुलिया लिखा जाता था। देखिए जैसे हुलिया में बोला, हुलिया में उसके तिल कहाँ पर है, उसकी नाक कैसे, उसका मुंह कैसा है। देखिए बाल के बारे में नहीं लिखा जाता था, क्योंकि उसका बाल कब छोटा है, उसका बाल कब बड़ा हो जाए, इसीलिए बाल के बारे में नहीं लिखा जाता था। और इसने घोड़े को दागने की प्रथा को चलवाया था। फिर बाद में यह देखिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के पास जाता है। यह जब उनको मार देता है तो इनकी जो पत्नी थी, रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, पद्मावती सोचती है कि जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी, तो वो भी यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है या जौहर कर लेती है, यानी कि उर्दू भाषा में इसे जौहर बोला जाता है, तो जौहर कर लेती है। तो देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी कितनी कहानी है। देखिए इसने 20 वर्षों तक कार्य किया। देखिए यहाँ पर ऐसे पता चला है इसने 20 वर्षों तक कार्य किया। उस समय में ना यह किसी वस्तु का दाम बढ़ने दिया और ना ही घटने दिया। और इसने देखिए ये तो हो गई बात हो गई कि ये किसी सामान के मूल्य को बढ़ाया और घटाया नहीं, और इसने अलग अलग बाजार को चलवाए थे। तो जो बटखरा होती है तौलने की जिसे हम लोग तौलते हैं, उसका भी आविष्कार इसने किया, यानी कि इसने ही चलवाया था। और देखिए ये इसकी कहानी होगी। अब मैं इसके बारे में लिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसने 4 अध्यादेश चलवाया, 4 अध्यादेश। अध्यादेश यानी जिसे हम लोग सूचना भी बोल सकते हैं, यानी कि वो अपने राज्य को बढ़ाने या सुधारने के लिए वो यहाँ पर कुछ शासन को चलवाया था। देखिए पहला अध्यादेश था जो भूमि किसी को पेंशन या वेतन के रूप में मिली हो उसे हड़पना। देखिए ये तो पहला अध्यादेश हो गया। उसका जो दूसरा अध्यादेश था, इसने कुछ गुप्तचर यानी जिसे हम लोग अब सीआईडी बोलते हैं, इसने गुप्तचर की व्यवस्था को चलवाया। इसने गुप्तचर की व्यवस्था की। गुप्तचर यानी हम लोग जिसे सीआईडी ही बोलते हैं, गुप्तचर यानी कि सीआईडी की व्यवस्था करवाया था। यानी कि भी मैंने आपको बताया गुप्तचर की व्यवस्था इसलिए कराया था क्योंकि अगर किसी भी चीज का जब कोई भी वस्तु को जब हम लोग देते हैं, यानी जब खरीदा जाता था, तो बटखरे में यानी कि कोई किसी को कम कुछ तौल कर दे रहा है। देखिए यह है इसने गुप्तचर इसलिए चलाया था कि हमारे जो राज्य है उस राज्य में कुछ अलग तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा है हमारे प्रजा के साथ, तो इसीलिए इसने गुप्तचर को चलाया। जो तीसरा अध्यादेश था धूम्रपान पर पूर्णतः रोक। देखिए जो चौथा अध्यादेश था, देखिए इसमें दावत पर रोक था, यानी कि एक तरह से हम लोग रोक भी कर सकते हैं, पर उसमें एक लोग करके जाते थे, यानी कि हम लोग इसे दावत पर रोक भी कर सकते हैं। दावत पर रोक। देखिए ये तो इसके 4 अध्यादेश थे। इसके बाद देखिए इसने कर को चलवाया था, कर जिसे हम लोग टैक्स बोलते हैं, टैक्स। देखिए पहला तो घरी कर था, घरी या जिसे हम लोग घराई भी बोल सकते हैं, घराई। और दूसरा चराई कर। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे यानी कि मैं टैक्स को बताता हूँ, जो घरी कर था और चराई कर। देखिए इसके बाद इसने देखिए जो कर को चला, यानी कि पहला कर जो था घरी कर, या हम लोग घराई कर भी बोल सकते हैं उसे, घराई कर।
देखिए इस कर में अभी मैंने आपको बताया है कि जो जिस घर पर रहते थे उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो देखिए जो किसी व्यक्ति का खुद का घर हो, खुद का घर हो, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। देखिए अभी मैंने बताया आपको जो घरी कर था यानी घराई कर जिसे हम लोग बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति का खुद का घर यानी कि स्वयं का घर हो यानी कि उसका पर्सनल, उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए जो दूसरा कर था, दूसरा कर चराई कर, चराई कर। देखिए इस कर में मैंने आपको भी बताया जो पशु होते थे, जो पशु किसी भी चारा यानी जिसे हम लोग घास बोलते हैं उसे अगर खाए तो उसको उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो देखिए चराई कर यानी जो पशु घास या हम लोग जिसे बोलते हैं चारा खाए, उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, उस पर भी टैक्स यानी कि हम लोग इसे कर बोल सकते हैं, कर देना पड़ता था। देखिए ये तो इसकी पूरी बातें हो यानी कि इसने इतना किया था। इसके बाद देखिए इसने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे। देखिए पहला तो सैन्य के लिए सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी, सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी। देखिए इसने सैन्य कैंटीन की व्यवस्था इसलिए कर दी क्योंकि देखिए सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी तथा इसने सैनिकों को नगद वेतन यानी कि उसे नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सबसे पहले पूछा जाता है सबसे पहले नगद वेतन देना किसने शुरू किया, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन ने सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दिया तथा उसने नगद वेतन को भी देना शुरू करा दिया था। तो सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी तथा सैनिक के लिए सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया, देखिए इसने देखिए सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना इसने शुरू करा दिया। इसके बाद देखिए इसने घोड़े को दागने की प्रथा चलवाई थी, इसने घोड़े को दागने की प्रथा चलवाया था। देखिए इसने देखिए पहला तो घरी कर को चलाया, जो किसी व्यक्ति का खुद का घर हो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और जो चराई कर था, जो पशु घास यानी चारा खाए उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। और देखिए उसके बाद इसने कुछ अच्छे भी काम किए थे, तो उसको देखिए उसको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाऊंगा। देखिए सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया। देखिए सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना इसने ही शुरू किया। इसके बाद देखिए इसने घोड़े को दागने की प्रथा चलवाया। इसने घोड़े को दागने की प्रथा इसलिए चलवाया क्योंकि अगर किसी दूसरे का घोड़ा हो तो वो दाग लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि वो मेरा ही घोड़ा, जैसे कोई घोड़ा होगा तो उसमें कुछ दागेंगे तो उनसे उनको पता चलेगा कि हाँ वो उनका ही घोड़ा है। और उसके बाद इसने सैनिकों को हुलिया यानी हुलिया जिसे अब हम लोग आधार कार्ड ही बोलते हैं, हुलिया लिखवाना शुरू करा दिया था।
तो इसने पहले सैनिक की हुलिया एक तरह से हम लोग इसे आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। तो आधार कार्ड देखिए, इसने पहले सैनिक की हुलिया यानी आधार कार्ड को चलवाया, फिर बाद में देखिए, पहले तो ये सैनिकों के लिए हुलिया बनवाना शुरू करा था कि सैनिक पहचान आएंगे। फिर इसे सभी लोगों में जो हुलिया प्रथा थी इसे सभी में चलवाना पड़ा था, इसलिए कि कौन कैसा है, कब कहाँ जा रहा है। देखिए, इसे जैसे अब के समय में है तो आधार कार्ड जरूरी है, तो उस समय हुलिया जो थी उसमें एक कार्ड मिलता था, तो वो भी उस समय जरूरी था। तो पहले तो इसमें सैनिक की हुलिया को लिखवाना पहले शुरू किया, सैनिक की हुलिया यानी कि को चलवाया। फिर बाद में सभी के लिए चलवा दिया। देखिए, ये यहाँ से जो घड़ी कर था यानी इसने टैक्स को चलवाया। जो किसी व्यक्ति का खुद का घर हो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। हाँ, यानी कि उसे टैक्स, किसी खुद का पर्सनल घर उस पर टैक्स देना पड़ता था। जो चराई करता, जो पशु घास चारा खाए उस पर भी टैक्स यानी कि कर देना पड़ता था। तो देखिए, सैन्य कैंटीन की व्यवस्था कर दी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया। फिर इसके बाद इसने घोड़े को दागने की प्रथा चलाया। फिर इसके बाद देखिए, इसने पहले सैनिक की हुलिया यानी कि जिसे हम लोग आधार कार्ड भी बोल सकते हैं को चलवाया, फिर बाद में सभी के लिए चलवा दिया। ये देखिए, आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए, इसके बाद यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने 20 वर्षों तक, मैंने आपको बता दिया, इसने 20 वर्षों तक शासन किया यहाँ पे। उस समय तक 20 वर्षों तक ना इसने किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ने दिया और ना ही घटने दिया। तो देखिए, इसने 20 वर्षों तक इसने यहाँ 20 वर्षों तक शासन किया, 20 वर्षों तक शासन किया तब तक में किसी वस्तु का मूल्य ना बढ़ा और ना ही घटा, और ना ही घटा। देखिए, इतने जितने वर्षों तक यहाँ पर कार्य किया उतने वर्षों में ना इसका मूल्य बढ़ा और ना ही घटा। देखिए, इसके बाद इसने सभी सामानों का बाजार अलग अलग करा दिया। इसलिए देखिए, जैसे अनाज का बाजार अलग था, सब्जी का बाजार अलग और फल फूल का बाजार अलग था। तो यानी कि इसने सभी सामानों के बाजार अलग बनवा दिए थे। देखिए, इसने सभी सामानों के बाजार अलग अलग बनवा दिए थे। देखिए, इसके बाद ये इसकी मृत्यु अपने से हो जाती है, यानी कि खुद से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए, इसकी मृत्यु स्वयं से हो जाती है। सन 1316 ईस्वी में हो जाती है।
हो जाती है। देखिए देखिए इनकी इसकी मृत्यु स्वयं से सन 1316 ईस्वी में हो जाती है। देखिए इसके बाद अभी मैंने आपको आक्रमण नहीं बताया इसका। देखिए आक्रमण जब ये करते हैं, आक्रमण, देखिए ये आक्रमण जब करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया पहले से कि जलालुद्दीन जब चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह पे जब जाते हैं यहाँ से युद्ध करने, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी वहां पे उनके साथ जाते हैं। तो रतन सिंह की पत्नी जो थी पद्मावती को देख कर ये अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गए थे। तो ये सोचे थे कि जब मैं यहाँ पर राजा बनूंगा तो उनकी पत्नी को यहाँ पर अपनी रानी बनाऊंगा। तो देखिए आक्रमण करने जब गए तो यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रतन सिंह को मार दिया। फिर उनकी पत्नी देखिए फिर उनकी पत्नी ने सोचा कि मैं यहाँ पर जी कर क्या करूंगी, जब मेरे स्वामी यानी कि राजा जो रतन सिंह ही नहीं रहे तो मैं यहाँ पर जी कर क्या करूंगी। तो देखिए यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को मार दिया। फिर उनकी पत्नी पद्मावती देखिए फिर उनकी पत्नी पद्मावती आत्महत्या, हम लोग इसे उर्दू में जौहर भी कहते हैं। तो पद्मावती आत्महत्या या कोष्टक में जौहर लिख देते हैं हम लोग, जौहर। देखिए ये उर्दू शब्द है, जौहर कर लिया। देखिए इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंजड़े को खरीदा था 1000 दिनार में, जिसका नाम मलिक काफूर है। देखिए इसने एक हिंजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था, जिसका नाम मलिक काफूर है। मलिक काफूर था। देखिए उनका नाम मलिक काफूर था। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया इनके देखिए इसने यहाँ पर 20 वर्षों तक शासन किया, तब तक में किसी वस्तु का मूल्य ना बढ़ा और ना ही घटा। इसके बाद देखिए इसने सभी सामानों के बाजार अलग अलग बनवा दिए थे। इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु स्वयं से यानी कि अपने से मर जाता है। तो ये सन 1316 ईस्वी में मर जाता है। फिर यहाँ पर आक्रमण करता है। आक्रमण जब ये करने जाता है, पहले देखिए यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को मार दिया। फिर उनकी पत्नी पद्मावती आत्महत्या यानी कि जौहर कर लिया। इसने एक हिंजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था, जिसका नाम मलिक काफूर था। और देखिए आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कहानी बताता हूँ। देखिए इसके बाद यानी कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जो था मुबारक शाह खिलजी यहाँ पर शासन करने आता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यहाँ पर उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी यहाँ पर शासन करने आता है। यहाँ पर शासन करने
आता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यहाँ पर उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी यहाँ पर शासन करने आता है। देखिए यानी कि मुबारक शाह खिलजी यहाँ पर शासन करने आता है। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी यह 1316 से 1320 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। देखिए यानी कि मुबारक शाह खिलजी, इसे देखिए पहले से कहानी बता देता हूँ। इसे मूर्ख और लंपट राजा बोला था, यानी कि इसे मूर्ख और लंपट राजा इसलिए बोला जाता था। यह जब दरबार में जाता तो ये बिना वस्त्र या निर्वस्त्र होकर या किसी भी औरत के वस्त्र को पहनकर चला जाता था। और यह इसे स्त्रियों से बहुत लगाव था। बस इसका इतना ही पॉइंट बस बताया गया है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1320 ईस्वी में। फिर इसके बाद इसका पुत्र यहाँ पर शासन करने आता है। फिर उसे तुगलक वंश के संस्थापक उसे मारकर यहाँ पर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो देखिए मुबारक शाह खिलजी, इसे मूर्ख और लंपट राजा बोला जाता था। मूर्ख और लंपट राजा बोला जाता था, क्योंकि यह दरबार में बिना कपड़ा यानी कि निर्वस्त्र जिसे बोलते हैं हम लोग, बिना वस्त्र यानी कि निर्वस्त्र होकर ही चला जाता था। और इसे स्त्रियों से बहुत लगाव था। बहुत लगाव था। देखिए इसे स्त्रियों से बहुत लगाव था। देखिए इसके बाद इसकी भी मृत्यु स्वयं से हो जाती है, यानी कि इसके बाद मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु सन 1320 ईस्वी में हो जाती है। देखिए मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु 1320 ईस्वी में हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। और यह हमारे मुबारक शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लास्ट पॉइंट था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगियानी से को अगर सब्सक्राइब न को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से पहुंचे।